आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो गोंडा जनपद से निकली है, ग्राम विकास विभाग गोंडा से निकली है और ये भर्ती मनरेगा के अंतर्गत की जा रही है। लेकिन इसमें से कुछ भर्ती ऐसी हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल भर्ती हैं, जो पहले लोअर पीसीएस के थ्रू भरी जाती थी। जैसे एक पद निकला है एपीओ का। एपीओ कहते हैं एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर को। एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर को हिंदी में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी कहा जाता है और ये अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की भर्ती पहले लोअर पीसीएस के थ्रू होती थी, जिसमें पहले प्री परीक्षा होती थी, फिर मेंस परीक्षा होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। यानी जो जटिल प्रोसेस था उसको गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया। अब ये भर्ती आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू की जा रही है, इसलिए इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है। केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर इस भर्ती को भरा जाना है। तो आइए बात करते हैं। विभाग का नाम है ग्राम विकास विभाग गोंडा और ये मनरेगा के अंतर्गत भर्ती की जा रही है। मनरेगा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मनरेगा एक गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो गांव-गांव में संचालित की जाती है। यानी कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में मनरेगा कार्यक्रम का संचालन न होता हो। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत भर्ती की जा रही है। इसमें पद जो है वो पहला पद है एपीओ। इसको एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर कहा जाता है, हिंदी में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी कहा जाता है। इसमें एमए आप अगर किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एमए किसी भी विषय से किए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फर्क यह है कि एमए अगर स्पेशलाइजेशन आपका समाजशास्त्र में है तो आपको वेटेज मिलेगा, वरीयता दी जाएगी। बाकी फॉर्म सारे लोग भर सकते हैं। एमए किसी भी विषय से आपने किया हो, यानी परास्नातक आपने किया हो, तो आप आवेदन करने के पात्र हैं। इसके बाद अगर आपने एमकॉम किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एमबीए किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने एमसीए किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी परास्नातक अगर आपने किया है तो आप एपीओ का फॉर्म भरने के लिए अहर्य हैं। पद संख्या है 7, यानी एपीओ की 7 जगहें निकली हैं। वेतन है 34,140 रुपए और उम्र है 21 से 40 वर्ष के बीच में। इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट जो है उसको टीए कहा जाता है। टीए कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंट को, हिंदी में कहा जाता है तकनीकी सहायक। यानी इस पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, हिंदी में कहा जाता है तकनीकी सहायक। और ये 2 प्रकार के पद निकले हुए हैं टीए के। एक ग्राम पंचायत लेवल के निकले हैं और दूसरे ब्लॉक लेवल के निकले हैं। यानी पहली पोस्टिंग जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की ग्राम पंचायत लेवल पर है और दूसरे प्रकार का जो पद है वो ब्लॉक लेवल पे है। यानी एक ही व्यक्ति अगर चाहे तो वो ग्राम पंचायत लेवल पे भी आवेदन कर सकता है और वो चाहे तो ब्लॉक लेवल पे भी आवेदन कर सकता है। यानी वो अपना 2 फॉर्म भर सकता है। जैसे अगर उन्होंने डिप्लोमा सिविल से किया है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर उन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी डिप्लोमा सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल पे 62 जगह निकली है, 59 जगहें निकली हुई हैं। इनका वेतन है 15,656 रुपए और उम्र मांगी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच में। इसी प्रकार से टीए ब्लॉक लेवल है, टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल, तकनीकी सहायक ब्लॉक लेवल पे इनकी भर्ती होनी है। यानी प्रत्येक ब्लॉक में एक भर्ती की जाएगी।
इसमें भी डिप्लोमा सिविल से मांगा गया है, या इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो, यानी तीनों में से कोई एक ट्रेड होना चाहिए। चाहे डिप्लोमा आपने सिविल से किया हो या इलेक्ट्रिकल से किया हो या मैकेनिकल से किया हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ब्लॉक लेवल टीए में 13 पोस्ट आई हुई हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक जगह है, लेकिन ग्राम पंचायत लेवल पे 59 जगह है। वेतन 15,656 रुपया इसमें भी है। 18 से 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। इसी प्रकार से चौथा पद जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर में कोई कोर्स आपने किया हो, चाहे ट्रिपल सी किया हो, चाहे एडीसीए किया हो, चाहे डीसीए किया हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो, यानी कोई भी कंप्यूटर का कोर्स अगर आपने किया है इंटरमीडिएट के साथ, तो आप फॉर्म भरने के लिए अहर्य पाए जाएंगे। इसमें 4 जगहें हैं। वेतन इसमें भी 15,156 रुपए है, और 21 से 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। इसी तरीके से अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट में बीकॉम मांगा गया है। बीकॉम कहते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स को। इसमें 2 जगहें हैं। वेतन 15,126 रुपए है, और 21 से 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं एपीओ के 7 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के जो ग्राम पंचायत लेवल है उसमें 59 जगह है, यानी 59 जगहें हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल के 13 पोस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पोस्ट हैं, और अकाउंटेंट के 2 पोस्ट, यानी टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 82 पोस्ट है। टोटल 82 जगहें निकली हैं, और ये भर्ती आउटसोर्सिंग की है। भर्ती प्रक्रिया पहले भी हमने अपने कई वीडियोस में समझाए हैं, लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूं जिससे आपका नॉलेज अपडेट हो जाए। इसमें केवल भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाती है। टोटल इंटरव्यू पे भर्ती होती है। अब जैसे मान लीजिए इसमें टोटल 82 जगहें हैं, तो उसमें अगर आप 3 से गुणा करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाता है, तो 3 से आप अगर गुणा करेंगे तो 246 आएगा। यानी 82 में 3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 246 आएगा। यानी टोटल 246 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो जो बुलाने की प्रक्रिया है, सेवायोजन रजिस्ट्रेशन में जो आपकी मेल आईडी पड़ी रहती है, उसी मेल आईडी पर मेल किया जाता है सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा, और जो मोबाइल नंबर आपकी उस प्रोफाइल में डाली जाती है, उस मोबाइल पे फोन भी किया जाता है सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ये 2 साधन हैं। इसमें कोई कॉल लेटर निर्गत नहीं किया जाता है, कोई बुलावा पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, वही बुलावा पत्र आपको मेल पे भेजा जाता है। तो फॉर्म भरने के बाद आप मेल को चेक करते रहेंगे, क्योंकि भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए 246 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में बुलाया गया, तो उनका डॉक्यूमेंट चेकअप किया जाता है। डॉक्यूमेंट चेकअप करने के दरमियान आपके अभिलेख अगर सही पाए जाते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर जब इंटरव्यू में आप सक्सेस होते हैं, तो आपको नौकरी दी जाती है, यानी 82 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। अब कुछ लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है, बड़ी भ्रांतियां रहती हैं आउटसोर्सिंग की भर्तियों को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनको तो कुछ दिन बाद निकाल दिया जाता है, या इनको वेतन समय से नहीं दिया जाता है, या इनके प्रति मिसबिहेव किया जाता है, इनको छुट्टियां कम दी जाती हैं, इनका शोषण किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें बीते दिनों की बात हो गई हैं। अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने काफी सुधार किया है। आपने
इधर किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मी को नहीं सुना होगा कि वो निकाल दिया गया। अनावश्यक किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मी को नहीं निकाला जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए आप गलती करते हैं तो आप परमानेंट कर्मचारी हैं तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा ना समझिए कि परमानेंट कर्मचारी नहीं निकाले जाते हैं। परमानेंट कर्मचारी भी सस्पेंड होते हैं, सेवा मुक्त किए जाते हैं, उन पे विधिक कार्रवाई की जाती है। अगर गलती करेंगे तो कोई भी कर्मी पनिशमेंट के भागीदार होंगे, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, उनके साथ अब कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये बीते दिनों की बात हो गई है, अब समान व्यवहार किया जाता है। गवर्नमेंट ने बाकायदे अब जो है सर्विस मैनुअल बनाना भी प्रारंभ कर दिया गया है। कुछ ये शिकायतें पहले हुआ करती थी कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे उनको वेतन 4 महीने 5 महीने बाद मिलता था, इकट्ठा करके मिलता था, लेकिन अब वो भी समस्या दूर हो गई। होता क्या था कि गवर्नमेंट तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को वेतन समय से दे देती थी, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले क्या करते थे, उसको बैंक में ले जाके एफडी कर देते थे, फिक्स कर देते थे। वो पैसा उनका बढ़ता रहता था ब्याज के रूप में, और आउटसोर्सिंग कर्मचारी को वो वेतन नहीं देते थे। अब जैसे मान लीजिए 5 महीने कोई भारी भरकम अमाउंट रोक दिया जाए, एफडी कर दिया जाए, तो उसका ब्याज ही बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उसका ब्याज इतना हो जाता था कि वो उसके ब्याज से अपने एजेंसी का खर्चा चलाते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट को संज्ञान में ये बातें आई तो गवर्नमेंट ने एक प्राविधान बनाया कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी का मालिक एफडी कर देता है या किसी दूसरे व्यवसाय में कर्मचारी का वेतन लगा देता है, उसको अब 18% ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। यानी जो वेतन वो कर्मचारी को दे रहे थे, अब उसमें उनको 18% एक्स्ट्रा जोड़ करके देना पड़ेगा। तो इस डर से, इस प्रावधान के नाते अब जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं वो समय से भुगतान कर रही हैं, जिससे उनको 18% एक्स्ट्रा ना देना पड़े। ये भर्ती की प्रक्रिया है और ये जो फॉर्म भरने का तरीका है, ये सेवायोजन विभाग के पोर्टल से फॉर्म भरा जाता है। पहले आप सेवायोजन विभाग के पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है। आईडी पासवर्ड से ही आप आवेदन करेंगे। इसमें आईडी पासवर्ड का बड़ा रोल होता है। आईडी पासवर्ड जब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल जाए तो आप किसी डायरी में आईडी पासवर्ड को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप अगला आवेदन करेंगे किसी भी आउटसोर्सिंग एजेंसी में या किसी डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको उसी आईडी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप लोग आईडी पासवर्ड पे विशेष ध्यान दें। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 8 अगस्त 2024 है, यानी 8 अगस्त 2024 के पहले आप आवेदन कर दीजिए। 8 अगस्त का इंतजार मत करिए, क्योंकि सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का जो साइट है वो बहुत ही खराब चलता है। तो लास्ट स्टेज में जब आप फॉर्म भरने आएंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप 8 अगस्त के पहले ही आवेदन करने का प्रयास करें। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमारी बातें दूर दूर तक पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी का लाभ लोग उठा सकें। धन्यवाद।